अगर आप भी एसएससी सीजीएल मेंस की तैयारी करना चाहते हैं तो अभी ज्वाइन करें राकेश यादव सर के फ्री मेंस के बैच को, जिसकी क्लासेस 15 सितंबर से मैथ्स बाय राकेश यादव सर यूट्यूब चैनल पर शुरू हो चुकी है, जिसमें मैथ्स राकेश यादव सर पढ़ाएंगे और रीजनिंग अरुण सर और इंग्लिश बाय गोपाल वर्मा सर और जीएस यश रावत सर। और इसके साथ राकेश सर ने सीजीएल मेंस के लिए एक मैथ्स की बुक भी लॉन्च की है, जिसकी फ्री पीडीएफ आपको राकेश यादव सर व्हाट्सएप चैनल पर मिल जाएगी। और सिर्फ यही नहीं, अगर आपको मॉक टेस्ट लगाने हैं तो वो भी कैरियर विल ऐप पर 21 रुपए में 21 मॉक टेस्ट लॉन्च किए हैं। और जो स्टूडेंट इस सीरीज से जुड़कर सिलेक्शन लेता है तो उसे कैरियर विल की तरफ से 21,000 रुपए का इनाम दिया जाएगा। तो अभी जुड़े मैथ्स बाय राकेश यादव सर यूट्यूब चैनल पर और करें अपना सिलेक्शन पक्का। मेरे प्यारे बच्चों, आप सभी को नमस्कार। आप सभी का स्वागत है इस वीडियो में। मेरे बच्चे, आज हम पढ़ने जा रहे हैं इन्वर्स ट्रिग्नोमेट्री। और इन्वर्स ट्रिग्नोमेट्री जब हम पढ़ने जा रहे हैं तो मेरे बच्चे, मैंने इसको दो हिस्सों में बांटा। पहला तो ये था कि मैं पूरा कॉन्सेप्चुअल तरीके से आपको इन्वर्स ट्रिग्नोमेट्री पढ़ा था, जो मैंने लगभग 3 घंटे की वीडियो शूट की कल। और मुझे लगा था कि मैं बहुत अच्छे से पढ़ा दूंगा डिटेल में, तो मज़ा आएगा। और 3 घंटे की वीडियो शूट हुई, जो आपको स्क्रीन पे दिखाई भी दे रही है। पूरा फंक्शन एक्सप्लेन किया मैंने इसके अंदर, उसका धीरे धीरे फिर ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन पर लाया। लेकिन 3 घंटे की वीडियो शूट करने के बाद ये मुझे महसूस हुआ कि शायद अभी आपके पास उतना समय नहीं है कि आप कॉन्सेप्चुअल 3 घंटे उस वीडियो को देखें। और वो कहीं से भी सार्थक भी नहीं थी आपके हिसाब से, क्योंकि इन्वर्स ट्रिग्नोमेट्री जेन्युइनली हमारे टॉपिक, हमारे सब्जेक्ट का हिस्सा नहीं। तो आज मैं दोबारा से ये वीडियो शूट कर रहा हूँ और यहाँ मैं आपके साथ डिस्कस कर रहा हूँ प्रैक्टिकल अप्रोच पे। प्रैक्टिकल अप्रोच पे, जहां मैं कुछ छोटे छोटे ऐसे साधन बता दूंगा जिसके थ्रू आपका सवाल निकल जाए, और कुछ बेसिक फार्मूले एक्सप्लेन कर देंगे, बेसिक चीज़ें तैयार कर लेंगे और उसके आधार पर आंसर निकालने की कोशिश करेंगे। तो ये वीडियो, इसके फ़ायदा होगा। एक तो बहुत छोटी वीडियो होगी, कुछ चीज़ें ज़रूर यहाँ आपको याद रखनी होंगी, उनका लॉजिक समझना है। तो आप मुझे कमेंट में बताना। आप कहेंगे तो मेरे पास ये 3 घंटे की कॉन्सेप्चुअल वीडियो रिकॉर्डेड है, मैं उसे बैच में मतलब यूट्यूब पे अपलोड कर दूंगा और आप वहाँ से समझ सकेंगे बहुत अच्छे लेवल पे। लेकिन वो अल्टीमेटली मेरे को सेटिस्फाई नहीं कर पाई वीडियो, इसलिए मैं बिल्कुल प्रैक्टिकल अप्रोच पे आपके साथ आ रहा हूँ। तो आइए मेरे बच्चे, अब हम इन्वर्स ट्रिग्नोमेट्री फंक्शन पढ़ने जा रहे हैं। ऐसा पढ़ा हम इसलिए रहे हैं क्योंकि CHSL 2024 में इस पे सवाल पूछा गया है। कुछ छोटी छोटी बातें जो आपको याद रखनी है। पहली चीज ये कि साइन इनवर्स एक्स का मतलब साइन एक्स इनवर्स नहीं होता। ऐसे ही कोस इनवर्स एक्स का मतलब कोस एक्स इनवर्स नहीं होता। साइन इनवर्स एक्स बेसिकली, अगर मैं आपको ये कहूं कि a की पावर -1, तो इसे आप लिख सकते हैं 1/a की पावर 1। ये मेरे बच्चे इनवर्स नहीं है, ये इनवर्स का साइन नहीं है। इनवर्स बेसिकली एक चीज को रिप्रेजेंट करने का एक तरीका है, एक साइन है, एक प्रतीक, और कुछ भी नहीं है। अगर मेरे बच्चे, मैं आपको ये कह रहा हूं 2 और यहां बीच में एक बिंदी डाल के 3 लिख रहा हूं, और एक मेरे बच्चे 2 नीचे बिंदी डाल के 3 लिख रहा हूं, तो यहां तो इसका मतलब है 2 + 0.3, लेकिन यहां इसका मतलब हुआ 2 × 3 6। तो मेरे बच्चे है क्या, बिंदी वही है ना, लेकिन उसका मतलब अलग अलग हो जाता है, अलग अलग सेंस में। ऐसे ही ये मेरे बच्चे इनवर्स नहीं है, ये a की पावर -1 है, पावर शॉट्स इंडिसेस। लेकिन अगर मैं f इनवर्स बोल रहा हूं तो इसका मतलब ये कतई भी नहीं मानिएगा कि 1/f की पावर 1 है। नहीं, ये f इनवर्स बेसिकली एक तरीके का रिप्रेजेंटेशन है कि भाई हम इसका इनवर्स कर रहे हैं, हम इसका उल्टा करने लग रहे हैं। तो बहुत सारे लोग ये गलती समझते हैं कि साइन इनवर्स x को हम 1/sin x लिख सकते हैं। ऐसा नहीं लिखा जा सकता, और ना ही इसको हम इस फॉर्म में लिख सकते हैं। तो इन दोनों चीजों से बचना है। अब सीधे आते हैं सवाल पे। मेरे बच्चे, साइन इनवर्स इनटू साइन थीटा करेंगे तो साइन से साइन कैंसिल हो जाता है, तो बचता सिर्फ थीटा है। और जो थीटा है वो हर हाल में बिलोंग करेगा -π/2 से π/2। क्यों करेगा, ये बहुत लंबी कहानी है, जो कॉन्सेप्चुअल पार्ट में आप सीख सकते हैं कि भाई साइन इन्वर्टिबल होता ही नहीं है, कोई भी ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन इनवर्स नहीं होता। उसके लिए जरूरी होता है कि उसको एक रेस्ट्रिक्टेड एरिया में बांधा जा सके, जहां उसकी वैल्यू इन्वर्टिबल की जा सके। इन्वर्टिबल का मतलब ये है मेरे बच्चे, छोटे प्रारूप में समझाऊं तो जैसे मान लीजिए ये कोई फंक्शन है f(x) और मैं इसे लिखता हूं 4x।
मैं यहाँ x की वैल्यू 1 रखूंगा तो fx की वैल्यू क्या निकल के आएगी, 4। अगर मैं यहाँ -1 रखूंगा तो वैल्यू -4 निकल के आएगी। तो अगर मैंने x की जगह 1 रखा तो आंसर 4 आया, लेकिन अगर मैं 4x को 4 के बराबर रखूंगा ना तो काट पीट के x की वैल्यू 1 ही आएगी। यहाँ -1 रखूंगा x की जगह तो आंसर -4 आएगा, और अगर इसको -4 के इक्वल रखूंगा तो आंसर -1 ही आएगा। तो इसको हम इन्वर्टिबल फंक्शन बोलते हैं कि भाई चीजें जा सकती हैं और फिर उसी रास्ते से वापसी भी आ सकते हैं। लेकिन अगर मैं आपको कहूं कि भैया fx इक्वल टू एक्स स्क्वायर है, fx इक्वल टू एक्स स्क्वायर, और यहाँ x लिख रहा हूं, यहाँ fx, मेरे बच्चे मुझे बताना अगर मैं x का मान -3 ले लूं तो fx का मान क्या आएगा, fx का मान क्या होगा, तो आप कहेंगे -3 का वर्ग 9 हुआ। लेकिन मेरे राजा अगर मैं fx यानी जिसे मैंने एक्स स्क्वायर लिखा इसको मैं 9 रख दूं तो क्या ये जरूरी है कि x का उत्तर -3 ही आए? आप कहें नहीं सर, प्लस भी 3 आ सकता है और -3 भी आ सकता है। तो इसका मतलब ये इन्वर्टिबल नहीं है। -3 रखोगे तो 9 पहुंचेगा, लेकिन 9 रखें यहां पे इक्वल टू तो जरूरी नहीं कि -3 ही आए, कुछ और वैल्यू भी निकल सकती है। तो ये इन्वर्टिबल नहीं है। ऐसे ही ट्रिग्नोमेट्री में कोई भी ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन इन्वर्टिबल नहीं होता। तो उसके लिए करना क्या होता है, इन्वर्टिबल करने के लिए उसमें एक रेस्ट्रिक्टेड एरिया लगा देते हैं, एक छोटी सी कंडीशन लगा देते हैं। जैसे इस जगह पे अगर मैं कंडीशन दौड़ा दूं कि भाई x इज ऑलवेज भी पॉजिटिव, x हमेशा ही पॉजिटिव होगा या x हमेशा ही नेगेटिव होगा। अगर ऐसा हो कि मैं यहां लिख दूं x इज ऑलवेज नेगेटिव, तो मैंने ये रेस्ट्रिक्टेड कंडीशन लगा दी, तो x का -3 रखा तो 9। अब आपको पता है कि मैंने कंडीशन लगाई हुई कि भाई x नेगेटिव होगा, तो अगर आप इससे वापसी आओगे तो आपको लाना तो नेगेटिव आंसर होगा, तो नेगेटिव केवल -3 आएगा। तो यहां पे क्या हुआ, इसे इन्वर्टिबल बनाने के लिए, उल्टा करने के लिए हमने एक कंडीशन को स्पेसिफाई कर दिया, और जिस कंडीशन को हम स्पेसिफाई कर रहे हैं इसी को जब इन्वर्स कर रहे होते हैं तो ये मेरे प्यारे बच्चों मेरी प्रिंसिपल वैल्यू कहलाती है। प्रिंसिपल वैल्यू कहलाती है जिस चीज को हमने रेस्ट्रिक्ट किया हुआ है, यानी जो रेस्ट्रिक्टेड ब्रांच है उसी को हम प्रिंसिपल वैल्यू ब्रांच कहते हैं। लेकिन उतना भी जाने की जरूरत नहीं, बेसिक फंक्शन पे आते हैं। क्या कि भाई साइन इनवर्स इंटू साइन थीटा, तो साइन से साइन समझो आंसर आ जाएगा थीटा। लेकिन किस एंगल के लिए सर, -π/2 से लेके π/2 तक कोई भी वैल्यू रहे। अच्छा, ये दो तरीके की ब्रैकेट आपने देखी होगी, एक ऐसी क्लोज ब्रैकेट मिलेगी, एक ऐसी ओपन ब्रैकेट मिलेगी, और एक ऐसी करली ब्रैकेट मिलेगी। तीनों का मतलब क्या है? इसको बोलते हैं हम क्लोज ब्रैकेट। क्लोज ब्रैकेट जैसे मान लीजिए मैंने लिखा -3 से 3, तो इसका मतलब है इसके अंदर -3 भी शामिल है और +3 भी शामिल है, और इनके बीच की सारी वैल्यू भी शामिल है, जो भी वो देना चाहे इंटीजर में या जैसे भी। अगर मेरे बच्चे मैं ओपन ब्रैकेट बनाता हूं, ओपन ब्रैकेट बनाता हूं यहां पे, और यहां मैं लिखता हूं -3 से 3 तक, हमेशा छोटा पहले लिखते हैं बड़ा बाद में। तो ओपन ब्रैकेट का मतलब ये होता है कि इसमें ना तो -3 शामिल है और ना 3 शामिल है, ना तो -3 शामिल है ना 3 शामिल है, इनके बीच की चीजें शामिल है, लेकिन ये दोनों शामिल नहीं है। और इसे हम बोलते हैं मेरे बच्चे करली ब्रैकेट। करली ब्रैकेट, इसे हम कहते हैं करली ब्रैकेट। करली ब्रैकेट जो होती है वो किसी बीच को डिफाइन नहीं करती, बल्कि किसी पॉइंट को डिफाइन करती है। जैसे मान लीजिए मैंने लिख दिया 2, 5, तो इसका मतलब 2 से 5 के बीच का नहीं, इसका मतलब सिर्फ 2 और 5 से मतलब है कि भाई दो ही चीज है इसके अंदर, 2 और 5। यहां तो बहुत सारी चीजें होंगी -3 से 3 के बीच में, यहां -3 से 3 के बीच में बहुत सारी चीजें होंगी। तो 3 ब्रैकेट होती। करली ब्रैकेट का मतलब होता है जिस पॉइंट के बारे में बात करें केवल वही दो, जो भी एलिमेंट लिखा है उसी के मतलब। ओपन ब्रैकेट का मतलब है कि जो डाटा लिखा हुआ है ये एंड लिमिट दोनों में नहीं बीच की है, और यहां दोनों एंड लिमिट के साथ है। तो मेरे बच्चे कहानी को समझते हैं कि भाई साइन इनवर्स साइन थीटा, साइन से साइन कट के थीटा आएगा, लेकिन थीटा -π/2 से +π/2 होगा। कोसिकेंट इनवर्स कोसिकेंट थीटा है, तो कोसिकेंट से कोसिकेंट करके थीटा आएगा। लेकिन थीटा की वैल्यू क्या हो सकती है, -π/2 से π/2 हो सकती है, यानी इसके बीच में कोई भी वैल्यू ले सकते हैं। लेकिन थीटा का मान 0 नहीं ले सकते। क्यों?
क्योंकि कोसिकेंट 0 क्या हो जाता है, अनडिफाइन होता है, और कोई भी फंक्शन जो होता है वो अनडिफाइन नहीं हो सकता, है ना। तो ये मेरे बच्चे थीटा 0 के बराबर नहीं होगा, बाकी सब होगा। अब इसमें देखना tan इनवर्स इंटू tan है, तो tan से tan कट जाएगा, लेकिन जो थीटा बिलोंग करेगा वो -π/2 से π/2। आपने एक चीज नोटिस की कि यहां तो थी क्लोज ब्रैकेट, मतलब ये दोनों शामिल भी थे, यहां है ओपन ब्रैकेट, इसका मतलब ये दोनों शामिल नहीं है, इनके बीच की कोई भी वैल्यू लेनी होगी। दोनों शामिल क्यों नहीं है, इसलिए नहीं क्योंकि π/2 होता है 90 और tan 90 क्या हो जाता है, अनडिफाइंड। तो यहाँ ओपन ब्रैकेट है, मतलब यहाँ थीटा का मान कुछ भी हो सकता है, -π/2 और π/2 के बीच का, लेकिन ये दोनों नहीं होगा। क्लियर है पॉइंट। अब आते हैं कोस पे। ऐसे मेरे बच्चे कोस इनवर्स से कोस काटेंगे, थीटा आएगा, यहां थीटा का मान 0 से पाई के बीच में लिया जाता है। क्यों, क्योंकि 0 से पाई के बीच में कोस मतलब 1 to 1 बनाता है, कोई भी एंगल रखने पे एक सर्टेन आंसर लेके आता है, रिपीटेशन नहीं होता। सीकेंट में भी 0 से पाई तक होता है, बस सीकेंट में थीटा का मान 90 नहीं रख सकते। क्यों, क्योंकि 90 पे वो अनडिफाइंड बना देता है। ऐसे कोट में भी मेरे बच्चे थीटा का मान 0 से पाई होता है, लेकिन ध्यान रखना ये ओपन इंटरवल है, क्योंकि 0 और पाई दोनों पे कोट क्या बना देगा, अनडिफाइंड बना देगा। ये क्लोज इंटरवल थे, मतलब ये भी शामिल है ये भी, लेकिन ये ओपन है, मतलब ना ये शामिल है ना ये, इनके बीच की बात है। तो ये है मेरे बच्चे बेसिक चीज जो आपको जाननी चाहिए। अब आते हैं मेरे बच्चे इसी में कुछ और छोटी छोटी बातों की तरफ। अगर मेरे राजा साइन इनवर्स माइनस एंगल दिखा हुआ है, -x लिखा हुआ है, तो साइन अपने अंदर माइनस यहां ऑब्जर्व नहीं करेगा बल्कि बाहर ले आएगा, तो माइनस साइन इनवर्स x लिखा जाएगा। जैसे अगर मान लीजिए मैंने यहां लिखा साइन इनवर्स -10 डिग्री या -10 लिखा समझाने के लिए, तो ये -10 आगे आ जाएगा और ये साइन इनवर्स 10 ऐसे लिखा जाएगा। इसी तरीके से मेरे बच्चे 10 में भी बाहर आ जाएगा माइनस, ऐसे कोसिकेंड में भी बाहर आ जाएगा माइनस, इनवर्स के फंक्शन में। तो साइन 10 कोसिकेंड याद रखने का तरीका ये, साइन है ही, 10 जो होता है वो ऊपर साइन आता है, कोसिकेंड साइन का उल्टा होता है, तो वही चीज है। तो इनमें हमेशा ही जो अंदर अगर माइनस का होगा तो बाहर ट्रांसफर होगा। लेकिन अगर कोस सीकेंट और कोट की बात करें, सीकेंट तो कोस का उल्टा होता है और कोट में कोस बटे साइन यानी कोस ऊपर आता है, तो अगर यहां -x रखेंगे तो इसका आंसर रखना होगा पाई माइनस कोस इनवर्स x, यहां पाई माइनस सीकेंट इनवर्स x, और यहां रखना होगा पाई माइनस कोस इनवर्स x। तो ये एक अलग ग्रुप है और ये एक अलग ग्रुप है। ऐसा क्यों होता है उसी के लिए मैंने आपको कहा वो 3 घंटे की वीडियो शूट की, लेकिन बाद में वो निरर्थक साबित हो रही थी, क्योंकि पेपर में आए आगे नहीं आए कोई भरोसा नहीं, और हम एक ऐसे दलदल में धंसते चले जाएं जिसका कुछ अंत ना पता हो, इसलिए फिर मैंने सोचा कि प्रैक्टिकल अप्रोच डाली जाए। अब आते हैं अगले पॉइंट पे। साइन इनवर्स 1/x है, तो इसको आंख बंद करके हम कोसिकेंट इनवर्स x लिख सकते हैं, साइन का उल्टा कोसिकेंट होता है। ऐसे कोस है तो इसे सेक इनवर्स लिख सकते हैं, टेन है टेन इनवर्स 1/x है तो इसे कोट इनवर्स x लिख सकते हैं। ऐसे ही कोसिकेंट है तो साइन, सीकेंट है तो कोस, और कोट है तो टेन इनवर्स। देखिए कुल मिला के 20-25 मिनट में खत्म हो जाएगा। आपने एक ही काम करना है, ये जो जो मेन फार्मूले लिखवा रहा हूं इनको चुपचाप से कॉपी में लिख लो, जब जब इनवर्स की प्रैक्टिस करने का मन करे बस इन फार्मूले को रिवाइज कर लेना, इससे सारे सवाल टूटने। अब आइए आगे। जैसे ये वाला मैंने कहा और मैं आपसे जानना चाह रहा हूं कि इसकी प्रिंसिपल वैल्यू बताइए क्या होगी। तो आपको ऐसे देखना कि भाई साइन इनवर्स, अब √3/2 है, तो अब ये सोचो कि साइन की वैल्यू √3/2 कहां होती है। तो आप कहेंगे सर साइन 60 में, और साइन 60 को हम क्या लिखेंगे, π/3, π/3 लिखेंगे। बिल्कुल ठीक है सर, तो इसे हम √3/2 को लिख सकते हैं साइन π/3। आपने कहा तो साइन से साइन इनवर्स कटा तो आंसर आया π/3। आप कहें तो सर थर्ड क्वाड्रेंट में भी हो सकती है, सेकंड में भी ली जा सकती है, फोर्थ में भी ली जा सकती है, ये तो बहुत सारी जगह वैल्यू आ सकती है √3/2। लेकिन जब मैं इसकी प्रिंसिपल ब्रांच बता रहा था तो मैंने आपको कहा था साइन हो, टेन हो, कोसिकेंट हो, ये हमेशा ही -π/2 से π/2 के बीच में ही चेक करना आपने, -π/2 से सॉरी क्लोज ब्रैकेट, इनके बीच में ही चेक करना है। ऐसे ही 10 में ओपन ब्रैकेट डाली थी, -π/2 से π/2 चेक करना, और ऐसे ही क्या था कोसिकेंड,
कोसिकेंड में भी मेरे बच्चे सेम ही चीज समझाई थी, बस क्या नहीं लेने को बोला था, जीरो मत लेना। तो आंसर आया π/3। क्लियर है? ऐसा क्यों होता है, हल्का सा बेसिक समझाता हूं। जैसे मेरे बच्चे मैंने कोई फंक्शन बनाया f(x) और मैंने लिखा इसे sin x। आपने कहा जी हाँ। अब मेरे बच्चे ये x है और ये f(x) है। अब अगर मैं x की वैल्यू 0 डाल दूं, x की जगह 0 डालूं तो sin 0 का मान 0। अगर मैं x की जगह पाई डाल दूं तो भी मान 0। अगर मैं 2π डाल दूं तो भी मान 0। -π डाल दूं तो भी मान 0। मैं x की जगह nπ डाल दूं तो भी 0। आपने कहा हाँ बात तो सही है। और मैंने पीछे अभी आपको बताया कि इनवर्स किसी चीज का तभी हो सकता है जब वो फंक्शन इन्वर्टिबल हो। मतलब ये है कि जैसे मैंने f(x) इक्वल टू 4x लिखा, तो अगर मैंने x और f(x) यहां लिखा, इसे वैसे रेंज बोलते हैं, इसे डोमेन बोलते हैं, बट डोंट ट्राई टू अंडरस्टैंड दीज वर्ड्स, इनकी जरूरत अभी नहीं। तो अगर मैं x की वैल्यू 1 रखता हूं तो इसकी वैल्यू 4 आएगी, और अगर -1 रखता हूं तो -4 आएगी। लेकिन अगर मेरे बच्चे मैं ये चीज हटा दूं यहां से और मैं सीधा ही सवाल में ये कहूं कि 4x बराबर 4 है तो x का मान बताओ, तो हर कोई बच्चा ये बता रहा होगा 1 ही आएगा, कुछ और नहीं आएगा। यानी 1 से आप यहां पे भी जा सकते हो और यहां से इन्वर्टेबल भी हो सकते हो। जैसे मैंने f(x) इक्वल टू x² वाला लेके बताया कि वहां इन्वर्टिबल नहीं हो सकते थे, इन्वर्ट नहीं हो सकते थे, तो उसके लिए क्या किया, कंडीशन बनाई। ऐसे ही अगर मैं आपको ये कह दूं यहां पे कि भाई कोई फंक्शन है sin x और मैं इस बार इसकी रेंज आपको दे दूं, इसे हम कहते हैं रेंज। इसे कहते हैं डोमेन। तो अगर मैं इसकी रेंज 0 लिख दूं कि भाई sin x 0 के बराबर है, तो क्या कोई बच्चा या सारे बच्चे मिलके एक ही आंसर बताएंगे? कोई कहेगा जी फिर x की वैल्यू 0 रख लो, कोई कहेगा पाई रख लो, कोई कहेगा -π रख लो, कोई कहेगा 2π रख लो, कोई कहेगा nπ, कुछ भी रख लो, क्योंकि हर वैल्यू पे तो 0 आ जाएगा। तो क्या ये इन्वर्टिबल है? नहीं। क्यों? क्योंकि यहां मैनी टू 1 आंसर आ रहा है, मैनी वैल्यू रखने पे आंसर 1 ही आ रहा है, मैनी टू 1 आ रहा है, यानी बहुत सारी वैल्यू रखने पे आंसर 1 आ रहा है। लेकिन इस 0 को रखने पे, इसके बराबर 0 रखने पे कोई एक सर्टेन वैल्यू नहीं आएगी ना, बहुत सारी वैल्यू आएगी। इसका मतलब आप इसका इन्वर्ट नहीं कर सकते, मतलब इसका इन्वर्टिबल फंक्शन नहीं बन सकता, मतलब इसको हम ये कहेंगे कि इसकी इन्वर्स हो ही नहीं सकती। लेकिन ट्रिग्नोमेट्री में तो इन्वर्स है। तो फिर तो वो लोग क्या करते हैं कि इस कहानी की सेटिंग को बनाने के लिए वो यहां पे एक रेस्ट्रिक्टेड एरिया डाल देते हैं कि भैया x की जो वैल्यू है, जो डोमेन है आपका, वो यूं करना -π/2 से लेके π/2 ही रहेगा, इनके बीच में रहेगा। अब क्या होगा कि अब सर्टेन है, यानी x की वैल्यू में इन्हीं के बीच में डाल सकता हूं। आपने कहा हाँ। तो अगर मान लीजिए मैंने x की वैल्यू π/4 डाल दी, 45 डाल दी, तो sin 45 का मान 1/√2 है। लेकिन अगर मैं नेक्स्ट टाइम पे ये कह दूं कि भाई sin x का मान 1/√2 है, लेकिन ध्यान रखना कि जो डोमेन है वो इस बाउंड्री में है, इससे बाहर नहीं ले जा सकते आप, तो बताओ भाई x का मान क्या होगा? तो फिर तो कहेगा यार हर एक की मजबूरी 45 ही बताना पड़ेगा π/4। तो ये इन्वर्टिबल हो गया, इससे यहां पे भी जा सकते हैं और वापसी भी सकते। कैसे इन्वर्टिबल हुआ? हमने एक सर्टेन बाउंड्री लगा दी। तो ऐसे ही मेरे प्यारे बच्चों, ट्रिग्नोमेट्री को इन्वर्टिबल करने के लिए इन शैतानों ने हर एक जगह बाउंड्री लगाई हुई है। अगर ध्यान से देखेंगे तो साइन में, कोसिकेंट में और टेन में बाउंड्री लगी हुई है π/2 से -π/2। टेन में ओपन रहता है क्योंकि 90 पे अनडिफाइन होता है, साइन और कोसिकेंट में क्लोज रहता है, कोसिकेंट में बस 0 नहीं ले सकते, यानी इसी में इन्वर्ट हो सकता है। उसके बाद कोसिकेंट कोट, इनमें 0 से पाई होता है, यहां क्लोज होता है, यहां ओपन होता है, बस यहां π/2 नहीं रहता। तो अब शायद आपको थोड़ा बेसिक आइडिया आ पाया होगा कि हमने ऐसा क्यों किया। तो मेरे बच्चे, जब भी हम सवाल सोल्व कर रहे होंगे तो हमें यहां पाई की जो भी वैल्यू रखनी होगी, हमें इसकी प्रिंसिपल वैल्यू जो लानी होगी वो इसके सर्टेन या रेस्ट्रिक्टेड बॉर्डर में ही लानी होगी।
यानी जो इसके लिए रिस्ट्रिक्शन की हुई है उसी में लानी होगी। अब आपको हर एक की रिस्ट्रिक्शन पता होनी चाहिए, याद करना मुश्किल नहीं है। साइन में आंख बंद करके -π/2 से π/2 होती है, आपने कहा जी ओके रिपोर्ट है। कोसिकेंट में भी यही रहती है क्योंकि साइन का उल्टा होता है। बस कोसिकेंट में ये ध्यान रखना होता है कि जीरो नहीं ले सकते क्योंकि जीरो पे शैतानी हो जाएगी। टेन में यही सेम रहती, बस ओपन इंटरवल करना होता है क्योंकि π/2 पे अनडिफाइन हो जाता है। समझ गए मेरी बात? बाकियों में जीरो से पाई रहती है, कोट में ओपन इंटरवल रहता है। टेन वाले में ना कोट में वही रहता है लेकिन उसमें सॉरी सीकेंट में क्लोज इंटरवल रहता है लेकिन π/2 नहीं ले सकते, है ना। तो बस इनको वैल्यू याद रखनी और उसके आधार पे आंसर बताने। आइए जैसे इस सवाल पे, थोड़ा मुश्किल है लेकिन आप समझने की कोशिश करेंगे तो शायद समझ पाएंगे। बताइए सबसे पहला काम तो आपका ये होना चाहिए कि इसकी जो रेस्ट्रिक्टेड बाउंड्री है वो आपको याद होनी चाहिए। भाई साइन है ना, तो -π/2 से π/2 तक ही आपको जाना होगा और कोई आपके पास तरीका नहीं है। अब मुझे देखना है कि भाई साइन में -1/2 कहाँ होगी, तो नेचुरल है -π/2 से लेके π/2 के बीच में वैल्यू रखी जानी है। इसके बीच में एक वैल्यू 0 डिग्री आती है, जीरो से इधर जाओगे तो उत्तर प्लस आएगा, जीरो से इधर आओगे तो उत्तर माइनस आ जाएगा। लेकिन पीछे मैंने एक सवाल ये भी कॉन्सेप्ट ये भी बताया था कि साइन इनवर्स अगर -x है तो आप चाहें तो इसको ऐसे भी लिख सकते हैं -sin−1x, ताकि समझने में बहुत दिक्कत आपको महसूस ना हो। मैंने ये तरीका आपको बताया था, पीछे लिखवाई थी स्लाइड, ये देखिए कि साइन के अंदर -x इनवर्स में तो माइनस बाहर आएगा, टेन में ही बाहर आ जाएगा, कोसिकेंड में ही बाहर आ जाएगा। बाकियों में बाहर लाने का तरीका क्या था, पाई माइनस करके, बाहर इसमें भी लाओगे लेकिन पाई माइनस करके। तो इस वाले सवाल में मेरे राजा हम ये काम कर सकते थे, या तो हम यहाँ एंगल ही 0 से -π/2 का सोचें, या इस माइनस को बाहर टेकते हैं और यहाँ π/2 रखते हैं। अब यहाँ कोई चीज सोचें तो साइन इनवर्स, अब सोचो भाई ना ये 1/2 माफ करिए अब हमें ये सोचनी 1/2 कहाँ आएगा, तो 1/2 होता है साइन 30 डिग्री, 30 को लिखते हैं π/6, इससे कट जाएगा तो मेरे बच्चे -π/6 मेरा राइट आंसर, ऑप्शन ए मेरा करेक्ट है। आइए देखिए मेरे भाई, यहां पे भी माइनस बाहर आ जाएगा तो ये हो जाएगा साइन इनवर्स 1/√2। अब हमें ये समझना है कि भाई 1/√2 किस में होता है, तो आप कहेंगे सर साइन 45 में, यानी π/4 में, इससे ये कटेगा तो -π/4 मेरा राइट आंसर, ऑप्शन ए मेरा राइट आंसर। आइए भैया अब देखिए यार, सबसे पहले tan 3π/4 को सोल्व करते हैं। आप इतनी बात जानते हैं ये 135 हुआ, तो ये आएगा -1। क्यों? क्योंकि पहली बात तो ये सेकंड क्वाड्रेंट में चला गया और सेकंड में tan हो जाता है नेगेटिव, पहला पॉइंट। दूसरा पॉइंट, ये 135 बनेगा तो 180 - 45 करेंगे, -1045 रहेगा, यानी -1 आया। अब यहां मैं ये वैल्यू रखता हूं, तो इसको -1 रखा। अब आप ये बात जानते हैं कि साइन में, कोसिकेंट में और tan में माइनस बाहर आ जाता है इनवर्स में, लेकिन कोस में, सीकेंट में, कोट में माइनस बाहर तो आ जाता है लेकिन पाई के साथ आता है, पाई माइनस कोस इनवर्स 1 आ जाता है। अब आप ये बताइए कि कोस इनवर्स 1 वैल्यू कोस में किसकी होती है, तो सर कोस 0 डिग्री के। आपने कहा सर बिल्कुल ठीक है, इससे ये गया तो पाई -0, तो आंसर आया पाई। तो मेरे प्यारे बच्चों यहां पे आंसर पाई हुआ। आइए बाबू, यहां पे भी सेम कार्रवाई, हम कोस 2π/3 पे जा रहे हैं, तो भैया π/3 60, 60 दूनी 120, सेकेंड क्वाड्रेंट माइनस आएगा और कोस 60 बनेगा
मतलब 120 को 180 माइनस 60 करोगे तो cos 60 वो आएगा -1/2। तो यहां आप देखेंगे साइन इनवर्स -1/2, इसकी सेटिंग बैठानी है तो आप जानते हैं माइनस बाहर आ जाता है, तो ये आया 1/2। अब मेरे बच्चे ये बताओ साइन में नेगेटिव ना 1/2 कहाँ होता है, तो सर ये तो होता है साइन 30 पे, 30 को रेडियन में लिखेंगे π/6, इससे कट जाएगा मेरे बच्चे -π/6 मेरा राइट आंसर है। तो शायद आपको अब धीरे धीरे एक पैटर्न यहाँ से पता चला होगा। अब आइए साइन कोसिकेंट और टेन में बाहर आ जाता है, कोस सीकेंट और कोट में पाई के साथ बाहर लेना होता है -√3। अब हमें ये देखना है कि 10 में √3 किसका होता है, तो 10 60 का रेडियन में लिखेंगे तो 10 π/3 का, इससे ही घटा तो -π/3 मेरा राइट। यानी मेरे प्यारे बच्चों ऑप्शन ए मेरा यहाँ पे करेक्ट आंसर है। क्या आप मेरी बात समझ पाए? अब हम इन सवालों पर आते हैं। भाई हमें पता है 1 किस पे होता है, सर 10 45 की वैल्यू 1 होती है, तो 10 से 10 कट के 45 यानी π/4 मेरा राइट आंसर है। कोस अपने अंदर माइनस ऑब्जर्व करेगा नहीं, तो ये लिखना पड़ेगा पाई माइनस कोस इनवर्स 1/2। साइन बाहर फेंक देगा तो माइनस साइन इनवर्स 1/2। अब इसे चेक करना होगा, ये π/4 ऐसे ही रखिए, प्लस पाई कोस में 1/2 कहाँ होता है सर 60 पे, कोस 60 का मतलब π/3, कोस से कोस कटा तो -π/3। साइन में 1/2 कहाँ होता है सर 30 पे, तो π/6। अब इसे सोल्व करेंगे तो एलसीएम आएगा मेरे बच्चे 12, 4 × 12 3 पाई 12 पाई, हाँ जी। और मेरे बच्चे यहाँ क्या आया, ये 3 × 12 पाई -4 पाई और -6 दूनी 12 2 पाई। तो देखो 4 और 2 6, 12 और 3 15, 4 × 3 12, 12 3 × 12 और 6 दूनी 12, ठीक है। 12 और 3 15, 15 में से 6 गया भाई 9, 9 π/12 कट रहा है, तो 3 × 3 9, 3 × 12, तो आंसर आ जाएगा 3 π/4। यानी मेरे प्यारे बच्चों ऑप्शन ए मेरा राइट आंसर। देखिए राजा, यहाँ पे भी काम आपको यही करना है, साइन इनवर्स है साइन 3 π/4 है। करना क्या है मेरे बच्चे, यहाँ पे साइन इनवर्स साइन 3 π/4 की वैल्यू निकाल। पहली बात तो पॉजिटिव रहेगी, साइन 135 आएगा तो साइन 45 की वैल्यू 1/√2, तो ये आया 1/√2। मैं कति देसी तरीके से समझा रहा हूँ, और आप ये बात जानते हैं, इसे हम साइन 45 लिख सकते हैं। जैसे जैसे समझ विकसित होगी आप चीज को यहीं ब्रेक करेंगे और सोल्व कर लेंगे। और जो बच्चे ये सोच रहे हैं कि सर डायरेक्ट साइन से साइन कट के 3 π/4 आ जाएगा, तो ये हुआ 135 डिग्री। और यहाँ एक गड़बड़ है। गड़बड़ क्या है कि आपको साइन में लिमिट बताई थी, -π/2 से π/2 तक ही जाना है, उससे बाहर नहीं जा सकते। तो आपको उस रेस्ट्रिक्टेड एरिया में तो बाउंड होना ही पड़ेगा, उस प्रिंसिपल वैल्यू ब्रांच में बाउंड होना पड़ेगा। तो आप गलती से यहाँ ऐसा मत सोचना, और ऐसे ही कहीं आप पीछे भी सोचने लग जाए, जैसे यहाँ आपने सीधा काट के 2π/3 लिख दिया, या उसको साइन में करना, ऐसा मत करना। चीज़ों को समझ के चलना, गलती से भी नहीं होनी चाहिए। देखिए मेरे बच्चे, कुछ सवाल यहाँ पे फार्मूले बेस्ड होते हैं। अगर मेरे बच्चे 2 साइन इनवर्स x लिखा हुआ है, तो ये साइन 2 थीटा का फार्मूला होता है साइन इनवर्स 2 साइन थीटा इंटू कोस थीटा, कोस को 1 - x² लिखा हुआ है। तो 2 साइन इनवर्स x को हम लिख सकते हैं साइन इनवर्स 2x रूट के अंदर 1 - x²। ऐसे 2 कोस इनवर्स x को हम लिख सकते हैं कोस इनवर्स 2x² - 1। ध्यान से देखेंगे, कोस 2 थीटा का ही फार्मूला है, 2 कोस के थीटा -1।
ये 3 साइन इनवर्स एक्स है तो इसे लिख सकते हैं साइन इनवर्स 3x माइनस 4x क्यूब, यानी साइन क्यूब थीटा। और यहाँ पे मेरे बच्चे कोस क्यूब थीटा का ना कोस 3 थीटा का फार्मूला है। तो ये मेरे बच्चे कुछ फार्मूले हैं जिनको आपको ध्यान रखना है, जिस पे डायरेक्ट सवाल पेपर में पूछ सकता है। बिना फार्मूले के भी हो सकते हैं, लेकिन फार्मूला याद रहेगा तो ज्यादा आसानी से हो जाएगा। 2 tan इनवर्स एक्स है तो इसे लिख सकते हैं tan 2 थीटा का फार्मूला अंदर लगा के, फिर 2 tan इनवर्स एक्स को साइन में रिप्रेजेंट करेंगे तो ऐसे, और 2 tan इनवर्स एक्स को कोस में रिप्रेजेंट करेंगे तो मेरे बच्चे ऐसे। ये कोस 2 थीटा का फार्मूला 10 में था, ये साइन 2 थीटा का फार्मूला 10 में था, ये tan 2 थीटा का फार्मूला 10 में था। हाँ जी, अब इस पे आइए कुछ सवाल लेते हैं। जैसे पहला सवाल है, इसको थोड़ी देर छोड़ते हैं, पहले इसी बात को समझो। 2 साइन इनवर्स एक्स का क्या फार्मूला है, ये थोड़ी देर के लिए इनवर्स एक्स मान लिया 4/5। तो आप कहेंगे 2 साइन इनवर्स एक्स का फार्मूला है सर साइन इनवर्स 2x इंटू में रूट के अंदर 1 माइनस एक्स स्क्वायर। तो ये फार्मूला होगा सर ये वाला 2 साइन इनवर्स एक्स का साइन इनवर्स 2x रूट में 1 माइनस एक्स स्क्वायर। अब यहां x की वैल्यू क्या थी सर 4/5, यहाँ x की वैल्यू क्या थी मेरे बच्चे 4/5। अब वो वैल्यू हमें यहाँ रखनी होगी, तो 2 4/5, 4 का वर्ग 16, 16/25, तो ये 8/5, 25 से 25 में 16 गया 9, 9/25 यानी 3/5। तो मेरे बच्चे ये पूरी कहानी यहां से लेके यहां तक की सोल्व करते करते आप लेके आए तो ये आया 24/25। तो ये बाहर साइन था, अंदर का जो सॉल्यूशन आया वो आया साइन इनवर्स साइन इंटू साइन इनवर्स 24/25। अब आप मेरी कहानी समझ ही गए होंगे कि सर साइन इनवर्स से साइन कटा तो आंसर आया 24/25। ये मेरे प्यारे बच्चों मेरे सवाल का सही उत्तर है। देखिए मैं ट्रिपलेट से भी समझा सकता हूं, लेकिन आप भी जानते हैं कि एक ही सवाल आया है, आगे आएगा नहीं आएगा मुझे भी नहीं पता, तो हम फॉर्मूले से ही जल्दी जल्दी चीजों को कवर करते हैं। और अगर आप ट्रिपलेट से इसे समझना चाहते हैं तो ऐसे समझें, देखिए अगर मैं इसे ट्रिपलेट से समझाऊं मेरे बच्चे, अब देखिए ट्रिपलेट से करना है मेरे बच्चे, तो मैं क्या करता हूं इसको चेंज कर रहा हूं, साइन इनवर्स 4/5 को, इसको मेरे बच्चे मैं x मान ले रहा हूं। क्या किया मैंने, x मान लिया। तो ये साइन था, ये 2 था, और इसको मेरे बच्चे मैंने क्या माना, x। अब आप जानते हैं इनवर्स उधर जाएगा तो ये आएगा 4/5, ये आ जाएगा साइन x, यानी मैं क्या करना है दोनों साइड साइन से मल्टीप्लाई करना है। तो ये साइन x आया, साइन से साइन इनवर्स कट के 4/5। साइन होता है परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेन्यूज। आपने कहा जी बिल्कुल ठीक है, और है ना परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेन्यूज। तो मेरे बच्चे ट्रिपलेट फॉलो हो रहा है, तो बेस क्या आया, तो आप कहेंगे सर 3 4 5 होता है ट्रिपलेट। अब यहां पे हम साइन 2 थीटा का फार्मूला खोल देंगे तो वो आ जाएगा साइन 2 थीटा इंटू ना 2 साइन थीटा इंटू कोस थीटा। अब कहानी क्या है ध्यान से देखिए, साइन एक्स तो आ गया 4/5, लेकिन अगर मैं कोस एक्स पूछूं तो आप कहेंगे कोस होता है बेस अपॉन हाइपोटेन्यूज, तो 3/5, तो 2 साइन एक्स की वैल्यू आई मेरे बच्चे 4/5, कोस एक्स की वैल्यू आई 3/5। सोल्व करोगे तो उत्तर अभी भी 24/25 ही आएगा। समझे मेरी बात को? तो आप इसे फार्मूले से भी कर सकते हैं और मेरे बच्चे इस तरीके से भी ब्रेक कर सकते हैं। जैसे अगला सवाल है, इसे मैं फार्मूले से भी समझाऊंगा लेकिन ब्रेक करके। जैसे पहला ब्रेक करके मैं क्या करता हूँ कि भाई कोस इनवर्स 3/5 को मैं x मान लेता हूँ, दोनों साइड कोस से मल्टीप्लाई करूंगा तो यहाँ 3/5 आएगा, ये बन जाएगा कोस एक्स। अल्टीमेटली ध्यान दोगे तो आपको साइन अंदर वाले को आपने एक्स माना यानी साइन एक्स की वैल्यू बतानी। अब कोस होता है जी परपेंडिकुलर बेस अपॉन हाइपोटेन्यूज, 3 क्या था 5, तो मेरे बच्चे बेस अपॉन हाइपोटेन्यूज है, तो परपेंडिकुलर यहां से निकालेंगे तो आएगा 4, और साइन क्या होगा जी परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेन्यूज, तो परपेंडिकुलर 4 आया, हाइपोटेन्यूज 5, तो ये हो गया साइन एक्स का आंसर। अब देखिए मेरे बच्चे इस वाले सवाल में यहां तो डायरेक्ट ही 2 tan इनवर्स है, तो 1/3 को मेरे बच्चे मैं मान लेता हूं x।
आपको 2 tan इनवर्स x का फार्मूला खोलना। कैसे खोले जी? अब मुझे पता है कि भाई tan इनवर्स x के फार्मूले, 2 tan इनवर्स x के 3 फार्मूले होते हैं। तो ये देखिए आपके ऑप्शन में कौन सी चीज है। तो ऑप्शन में देख रहे हैं सारे tan इनवर्स में। तो मेरे बच्चे फिर आप यहाँ 2 tan इनवर्स x का फार्मूला जो खोलेंगे वो tan वाला ही खोलिए। tan इनवर्स 2x अपॉन 1 माइनस एक्स स्क्वायर। तो इसका फार्मूला हो जाएगा tan इनवर्स 2x अपॉन 1 माइनस एक्स स्क्वायर। अब हमें ये देखना पड़ेगा कि x की वैल्यू है 1/3, तो ऊपर आया 2/3, 1/3 का स्क्वायर 1/9, तो 9 एकम 9, 9 में से गया 8, तो ऊपर आया 2/3, नीचे आया 8/9, 3 से काटा 3, 2 चौक 8, तो मेरे प्यारे बच्चों मेरा आंसर आया 3/4। तो यानी मेरा आंसर जो आएगा वो आएगा tan इनवर्स 3/4, यानी मेरा ऑप्शन ए। तो यहाँ मैंने डायरेक्ट फार्मूले का यूज किया और ये देखा कि मेरे ऑप्शन किस चीज़ में, वही वाला फार्मूला मैंने इस्तेमाल किया। अब जैसे मेरे बच्चे ये वाला सवाल है, यहाँ मैं क्या करता हूँ, इस पूरी कहानी को x मान ले रहा हूँ सिर्फ समझाने के लिए, बाकी धीरे धीरे बच्चा ट्रिपलेट फॉलो करना शुरू कर देगा। तो आप कहेंगे हाँ सर tan इनवर्स 15/8, ये वैल्यू x है, दोनों साइड से मल्टीप्लाई करेंगे तो यहाँ है 15/8, और ये मेरे बच्चे आया tan x। और tan क्या होता है मेरे बच्चे? परपेंडिकुलर अपॉन बेस। तो हाइपोटेन्यूज कितना आ रहा है जी? 17। आपने कहा जी ठीक है, तो इसको हमने x माना था तो ये आया sin x, क्योंकि हमने इसको x माना था। आपने कहा जी हाँ ये बात तो सही है। और sin x की अगर मैं वैल्यू पूछूं तो tan x की वैल्यू है तो sin x क्या होगा? परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेन्यूज, तो परपेंडिकुलर 15 है, हाइपोटेन्यूज 17। तो मेरे प्यारे बच्चों मेरा राइट आंसर होगा 15/17। देखिए बाबू, धीरे 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 प्रैक्टिस करते करते आपको इतनी समझ हो जाएगी कि डायरेक्ट ट्रिपलेट बढ़ाना शुरू करेंगे। जैसे मैं कोट इनवर्स 4/3 को x मान ले रहा हूं, दोनों साइड कोट से मल्टीप्लाई करूंगा तो यहाँ 4/3 आया और ये आ गया कोट x। कोट होता है जी बेस अपॉन परपेंडिकुलर, ट्रिपलेट लगाओगे हाइपोटेन्यूज आएगा 5। तो मेरे बच्चे अगर मैंने इसको x माना है तो ये हो गया sin x, और साइन क्या होता है? परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेन्यूज, तो 3/5 मेरा राइट आंसर। ये सवाल वो हैं जो बेसिक हैं, जो पेपर में आ सकते हैं। अब जैसे यहाँ देखिए, यहाँ कोसिकेंट इनवर्स को 13/12, इसको मेरे बच्चे में x मान ले रहा हूँ। तो आप कहेंगे सर 13/12 जो है दोनों साइड कोसिकेंट से मल्टीप्लाई करेंगे तो आएगा कोसिकेंट x। कोसिकेंट होता है जी हाइपोटेन्यूज अपॉन बेस या परपेंडिकुलर। तो बेस कितना आएगा? 5, 12, 13 ट्रिपलेट होता है। तो ये आ गया मेरे बच्चे कोस, इसको हमने x माना थी, कोस x। कोस होता है बेस अपॉन हाइपोटेन्यूज, 5/13। ऑप्शन ए मेरा राइट आंसर हुआ। अब जैसे मेरे बच्चे यहाँ वाले सवाल पे आइए, इस वाले सवाल को ध्यान से देखिए। हमें कुल मिला के अल्टीमेट कोशिश धीरे धीरे करके लानी होती है कि लास्ट में ये इन्वर्स काट पाए, है ना। पीछे भी आपने देखा होगा जितने भी सवाल मैंने आपको कराए हैं, जैसे ये वाला सवाल कराया तो मैंने क्या किया, इसको x मान लिया तो फिर यहां से सोल्व करके साइन x लिया है। यानी या तो मैं इसको पूरे को साइन इनवर्स में कन्वर्ट कर दे रहा हूं ताकि साइन से साइन कट के मेरा डायरेक्ट आंसर आ जाए। मेरी बात समझ रहे हैं? तो यहां पे भी मेरे बच्चे मुझे यही कोशिश करनी होगी कि इसे इसको 10 बना के काटा जा सके। देखो भाई, कोस 2 थीटा का फार्मूला खोलेंगे, ये आता है 1 - 2 साइन स्क्वायर थीटा। अब करना क्या है, यहाँ 2 थीटा है तो ध्यान रखना यहाँ थीटा आता है। अब मेरे बच्चे 2 साइन स्क्वायर थीटा इधर ले आता हूँ मैं, तो आप जानते हैं ये आएगा 1 - कोस 2 थीटा। अब बस मोटी बात ये रखना, जो एंगल यहाँ होगा उसका आधा यहाँ लिखा जाएगा। तो मेरे बच्चे ये tan इनवर्स, ये 1 - कोस 2 थीटा है, तो 2 थीटा की जगह से पर थीटा है तो यहाँ थीटा का आधा आ जाएगा, तो ये आ जाएगा 2 साइन स्क्वायर x/2। इसे मैं लिख देता हूँ साइन 2 थीटा बना के, साइन 2 इंटू x/2। साइन 2 थीटा का फार्मूला क्या हो जाएगा जी? 2 साइन थीटा इंटू कोस थीटा। अब मेरे बच्चे इससे ये चीज कट गई, 2 से 2 कट गया, ऊपर बचा साइन x/2 नीचे कोस x/2, तो ये tan इनवर्स आया और ये बन जाएगा मेरे बच्चे tan x/2। 10 से 10 कटा मेरे बच्चे, मेरा आंसर आ गया x/2।
तो ऑप्शन बी यहाँ राइट आंसर। जैसे इस सवाल में आएंगे मेरे बच्चे, यहाँ tan इनवर्स है तो कोशिश करो कि इसको tan बनाया जाए। तो आपको पता है tan 45 प्लस थीटा का एक फार्मूला होता है, क्या? तो इसका फार्मूला होता है जी कोस थीटा प्लस साइन थीटा, कोस थीटा माइनस साइन थीटा। ये मेरे बच्चे tan 45 प्लस थीटा का सूत्र होता है। अब मेरे बच्चे यहाँ tan इनवर्स आया, ये फार्मूला होता है मेरा बच्चे tan 45 प्लस थीटा का। tan से tan गया, बच्चा 45 प्लस थीटा। 45 को लिखेंगे पाई बाई 4 और प्लस थीटा, तो पाई बाई 4 प्लस एक्स का ये मेरे प्यारे बच्चों सूत्र हो गया। कुछ सवाल मेरे बच्चे ऐसे, यहाँ कोस इनवर्स है तो देखो इसको कोस में बदला जा सकता है। तो आप कहेंगे सर बिल्कुल बदल सकते हैं, कैसे? कोस इनवर्स, इस 1 प्लस कोस 2 थीटा को हम लिख सकते हैं 2 कोस स्क्वायर एक्स बाई 2 और बटे में 2, 2 से 2 कटा, रूट निकालेंगे तो आएगा कोस एक्स बाई 2। अब मेरे राजा कोस से कोस इनवर्स गया तो आंसर आया एक्स बाई 2। तो ये मेरे प्यारे बच्चों ऑप्शन ए मेरा राइट आंसर। अब आते हैं मेरे बच्चे कुछ छोटी छोटी प्रॉपर्टी जिसपे सवाल पूछ सकता है। देखिए यार, tan इनवर्स x प्लस tan इनवर्स y का एक फार्मूला बनाते हैं, क्या? tan इनवर्स x प्लस वाई अपॉन 1 माइनस एक्स वाई। और tan इनवर्स x माइनस tan इनवर्स y का एक सूत्र होता है मेरे बच्चे, क्या? tan इनवर्स x माइनस वाई अपॉन 1 प्लस एक्स वाई। देखिए यार, ये मेरी पढ़ाने की कला नहीं है जैसे मैं पढ़, लेकिन मैं बहुत उलझन में हूं कि इसे कैसे समेटा जाए कि कम चीज में बात बन जाए। तो मेरे बच्चे इस फार्मूला को ध्यान रखना, ये कुछ नहीं है, tan 2 थीटा का फार्मूला खोला हुआ, मतलब tan a प्लस बी का फार्मूला खोला हुआ। तो tan इनवर्स x प्लस tan इनवर्स y हो जाएगा tan इनवर्स ये, और माइनस होगा तो ये माइनस आ जाएगा। इस पे सवाल लेते हैं। तो ये हुआ मेरे बच्चे tan इनवर्स x tan इनवर्स y, यानी हमने x को 1/7 लिखा है मेरे बच्चे, और y को मेरे प्यारे बच्चों हमने 1/13 लिखा। अब हमें ही पता है कि tan इनवर्स x प्लस tan इनवर्स y का सूत्र होता है, tan इनवर्स x प्लस tan इनवर्स y का होगा tan इनवर्स x प्लस y। तो इसका आंसर आएगा tan इनवर्स x प्लस y 1 माइनस एक्स वाई। अब x और y क्या है वो हमें वैल्यू रखनी पड़ेगी। तो x का मान 1/7 है तो ऊपर 1/7 जमा में 1/13, 1 माइनस 1/7 गुना 1/13, 13 7 91, 13 और 7 20, तो ऊपर आया 20/91। नीचे 13 7 91 में से 1 गया 90/91, कैलकुलेट किया तो 91 से मेरे बच्चे 91 गया, 0 से 0 गया। तो ये वाली वैल्यू, जो ये वाली स्पेसिफिक वैल्यू है, इसको सोल्व कर रहे थे तो ये आया मेरे बच्चे 2/9, tan इनवर्स 2/9, इसको सोल्व किया और यही मेरे प्यारे बच्चों मेरा डायरेक्ट आंसर आ, यही मेरे दोस्तों मेरा सूत्र बना। अब आते हैं मेरे बच्चे इसकी अगली प्रॉपर्टी पे। अगर साइन इनवर्स x प्लस साइन इनवर्स y आ जाए तो मेरे बच्चे हम इसे लिखते हैं साइन इनवर्स x, पहले वाला x, दूसरा वाला रूट के अंदर 1 माइनस वाई स्क्वायर, और यहाँ y तो 1 माइनस एक्स के रूट में, और अगर यहाँ माइनस है तो मेरे बच्चे यहाँ आता है माइनस। तो इस प्रॉपर्टी पे एक सवाल लेते हैं। जैसे सवाल है यहाँ पे कि भाई साइन इनवर्स 3/5 इक्वल टू साइन इनवर्स 4/5, इसे हम इक्वल लिख रहे हैं साइन इनवर्स x की फॉर्म में, तो x की वैल्यू बताओ। तो कुल मिला के आप ये समझो थोड़ी देर के लिए, इसको मारो गोली। ये देखो कि ये साइन इनवर्स x है, ये साइन इनवर्स y, तो साइन इनवर्स x प्लस साइन इनवर्स y का फार्मूला क्या होगा? तो आप कहेंगे जी ये फार्मूला होगा साइन इनवर्स x रूट में 1 माइनस वाई स्क्वायर प्लस y रूट में 1 माइनस एक्स स्क्वायर। ये फार्मूला लगा दिया हमने, ये वाला फार्मूला हमने एज इट इज खोल दिया। अगर यहाँ माइनस होता तो यहाँ माइनस का फार्मूला खोल देते। अब क्या करना है मेरे बच्चे? अब देखो x की वैल्यू 3/5 है, y की वैल्यू क्या है 4/5, 16/25 निकालेंगे तो 9 3/5 ही आएगा। रखोगे 4/5 को भाई तो 16/25, 25 में 16 गया 9, 3/5 ही आया, प्लस y का मान 4/5 है, इधर रखोगे तो 4/5 ही आएगा, ट्रिपलेट सेट हो रहा है। तो ये आया 9/25, ये आया 16/25, तो 16/25 9/25 जोड़ेंगे तो 25/25 कट के 1 आया। तो ये जो वैल्यू आई मेरे बच्चे साइन इनवर्स 1 आया, और कह रहा है जी ये जो वैल्यू है
इसे जो रिप्रेजेंट किया जा रहा है वो किया जा रहा था साइन इनवर्स एक्स से। यहाँ पे किससे रिप्रेजेंट किया जा रहा था? साइन इनवर्स एक्स से। तो पूछा एक्स की वैल्यू क्या होगी, तो मेरे बच्चे यहाँ पे हमारा एक्स का आंसर आ जाएगा 1। क्लियर है मेरे बच्चे? ये वो फॉर्मूला है जिससे पेपर में सवाल पूछा गया, जो एसएससी CHSL 2024 में एक सवाल पूछा गया, कोस इनवर्स एक्स प्लस कोस इनवर्स वाई और कोस इनवर्स एक्स माइनस कोस इनवर्स वाई। तो मेरे बच्चे इसका फॉर्मूला होगा कोस इनवर्स एक्स वाई माइनस, यानी अगर प्लस है तो यहाँ माइनस, रूट के अंदर 1 माइनस वाई स्क्वायर, रूट के अंदर 1 माइनस एक्स स्क्वायर, और अगर माइनस है तो यहाँ प्लस आएगा। अब ये जो सवाल था मेरे बच्चे, ये वो सवाल था जो एसएससी CHSL में पूछा गया, जिसके आधार पे सारी कहानी बनाई गई, जिसके आधार पे सारा बंटाधार किया गया, और हमें ये पढ़ाना पड़ रहा है जो नहीं पढ़ाना चाहिए। तो मेरे बच्चे मैं इसे x मान ले रहा हूँ, कोस इनवर्स इसे x मान रहा हूँ, और माइनस इसे कोस इनवर्स y मान, इसे y ले लिया, इसे x ले लिया। अब हमें ये देखना है कि कोस इनवर्स x माइनस कोस इनवर्स y में क्या होना है? एक्स वाई होना है, प्लस का साइन आना है। तो सर यहाँ कोस इनवर्स आ जाना है, एक्स वाई आना है, और प्लस का साइन आना है, रूट में 1 माइनस एक्स स्क्वायर, रूट में 1 माइनस वाई स्क्वायर। अब मेरे बच्चों हमें बस वैल्यू रखनी है। एक्स की वैल्यू 7/25 है और वाई की वैल्यू है 15/17 प्लस। यहां जब रखोगे तो x की वैल्यू 7/25, आप जानते हैं 7, 24, 25 ट्रिपलेट होता है, आएगा 24/25। यहां जब y की वैल्यू रखोगे 15/17 तो 8, 15, 17 ट्रिपलेट होता है, तो आएगा 8/17। एलसीएम लोगे तो मेरे बच्चे 25 गुना 17 ही बैठा, ऊपर करोगे तो 15 7 105, और 8 से करोगे तो 8 चौक 32, 8 दूनी 16 और 3 19, 5 2 7 9 1 और 1 2, 297। तो ये वैल्यू आई मेरे बच्चे 297 है, कहीं ऑप्शन में दिख रही है। और 25 गुना 17 करेंगे मेरे बच्चे, तो 25 गुना 17 करेंगे तो 25 दाएं 250, 25 7 175, तो ये आएगा 425। 425। अब कहानी को समझो कि हमारा सवाल जो आया वो आया कोस इनवर्स 297/425। अब मेरे बच्चों हमारे साथ दिक्कत ये हो गई कि इस रूप में आंसर नहीं दे रखा, क्योंकि कोस इनवर्स में जो दिया वो 304/425 दे रखा है, और आपने देखा सारी जगह 297, 304 है, 425 है। इसका मतलब हर हाल में 297, 304 और 425 ट्रिपलेट बनाएगा, क्योंकि सारे ऑप्शन इसी पे घूमे हुए। हाँ है ना? तो अगर मेरे राजा मैं इसको साइन में कन्वर्ट करना चाहता हूं तो इसे इक्वल टू एक्स मान लूंगा, दोनों साइड कोस से मल्टीप्लाई करूंगा, तो कोस एक्स की जो वैल्यू आई वो आई 297/425, और ट्रिपलेट लगाऊंगा तो ये तो हाइपोटेनियस रहेगा, और मैं निकालता हूं साइन में वैल्यू, क्योंकि ऑप्शन कोस में तो कॉन्ट्राडिक्ट कर रहा है, तो कोस को साइन में बदला जा सकता है। तो देखता हूं साइन में आ रहा है, तो आंसर 425 हाइपोटेनियस थी, यहाँ 425 है, ट्रिपलेट में 304 है, तो यानी बी ऑप्शन मेरे प्यारे बच्चों यहाँ पे बिल्कुल सेट हो रहा है। भाई कोस एक्स निकाल दिया ना, ऐसे ही साइन एक्स निकाल दो, तो साइन एक्स निकालेंगे तो आएगा 304/425, दोनों साइड साइन इनवर्स से गुना कर दो, तो साइन इनवर्स इसकी वैल्यू आ जाएगी एक्स, यानी वो चीज जो हम निकालना चाह रहे थे वहां से, जो हमने एक्स माना था। तो मतलब ये भी वही बात है और ये भी वही बात है, तो मेरे बच्चे मेरा ऑप्शन बी यहाँ पे राइट आंसर आ जाएगा। देखो यार ये लेवल यहां तक पूछा गया है, अगर आपको इतनी चीज से पेट भर जाए भाई बहुत बढ़िया चीज है, नहीं पेट भर रहा तो मैंने 3 घंटे के पूरा शूट कर दिया, आप कमेंट कर देना, मैं उसी हिसाब से पूरा अपलोड कर दूंगा, आप उसको देखना, वहां से कॉन्क्रीट चीजें क्लियर हो जाएंगी। लेकिन फिर भी मैं आपको यही कहूंगा कि ये चीज दोबारा नहीं दोहराई जाएगी, एसएससी की तरफ से नहीं दोहराई जानी चाहिए, क्योंकि ये 10th लेवल पे क्वेश्चन नहीं तैयार होता है और ऐसे सवाल नहीं दिए जाने चाहिए। तो मेरे बच्चे आज के लिए इतना ही, आप सभी को बहुत बहुत धन्यवाद, नमस्कार।